साथियों जिंदाबाद। साथियों जय जिंदाबाद। भीम, जय जय भीम, ज्योति, जय जय ज्योति, सावित्री, जय जय सावित्री, फातिमा, जय फातिमा, उलगुलान जोहार, उलगुलान जय जोहार, संविधान, जय जय संविधान, समाजवाद, जय समाजवाद, सतरंगी सलाम। सतरंगी सलाम। आज के शो में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक न्याय और संवैधानिक नैतिकता को लेकर के। पिछले दिनों में हम लोगों ने संविधान के विभिन्न मूल्यों को लेकर के चर्चा की और बहुत बढ़िया चर्चा रही, बहुत इन डेप्थ चर्चा रही है। और आप जैसे विद्वानों के साथ में और एक्टिविस्ट किस्म के विद्वानों के साथ में, जिनको फील्ड का भी बहुत अनुभव है एकेडमिक पढ़ाई लिखाई के साथ में, मुझे लगता है कि ये चर्चा भोजन संवाद के दर्शकों के लिए और जो भी लोग इन विषयों में रुचि रखते हैं उसके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा मेश्राम जी से कि सबसे पहले वे अपने विचार रखें और उसके उसी क्रम में फिर बाद में आशिम रॉय जी और अन्य साथी अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर मेश्राम जी। सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। साथियों, आज हम सामाजिक न्याय, संवैधानिक नैतिकता की के ऊपर यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि संविधान निर्मित की प्रक्रिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दो दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्पीचेज जो संविधान सभा में बाबा साहब ने उद्बोधित किया था। पहला स्पीच जो 17 दिसंबर 1946 को दिया था, वो बाबा साहब का पहला संविधान सभा का स्पीच था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर जो बैरिस्टर जयकर साहब ने जो प्रस्ताव रखा था, संशोधन प्रस्ताव, उसके ऊपर बाबा साहब ने जो भी बात कही वो पहला भाषण। और उसके बाद में 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब ने संविधान सभा में अंतिम भाषण दिया था, ये दोनों भाषण संविधानिक नैतिकता कैसी होनी चाहिए और हमारे देश और देश का राज्य कारभार करने वाले लोगों ने किस दिशा में आगे कुछ करना चाहिए, इसका दिशा निर्देशन करता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो 25 नवंबर 1949 का जो स्पीच है, बाबा साहब ने उस स्पीच में बहुत सारे इंडिकेशंस दिए थे, बहुत सारे इशारे बताए थे। बाबा साहब कहते थे कि हम 26 जनवरी 1950 को एक अलग विसंगत स्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो मिलेगी, लेकिन ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें सोशल डेमोक्रेसी में, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में परावर्तित करनी होगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो बड़ी मुश्किल से ये हमने खड़ा किए है लोकशाही का ये स्तंभ, ये इससे जो लोग वंचित हुए हैं वो इससे कोलैप्स करके रहेंगे। बाबा साहब ने जो भी बातें कही है बहुत स्पष्ट थी, बहुत स्पष्ट इंडिकेशंस थे। 1950 से लेकर आज तक का जो भी हमारा जर्नी है, हमारे डेमोक्रेसी की जो जर्नी है या डेमोक्रेटिक जो हमारे हम जिसे पिलर कहते हैं, उन पिलर्स की जो जर्नी है, तो देखा जाए तो आज क्या सही में हमने सामाजिक न्याय पाया है? सामाजिक न्याय किसके लिए था? सामाजिक न्याय किसे देना था? इन सब बातों का जब हम चिकित्सा करते हैं तो हमें लगता है कि संविधान निर्माताओं की जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षाओं की पूर्ति आज भी हम नहीं कर पाए। संविधान का अमल करने की जवाबदारी तीन लोगों पर है, हम सभी जानते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जुडिशियरी। ये तीनों यंत्रणाएं जो है वो जो संविधान ने निर्माण की है, और ये इस यंत्रणा ने किस ढंग से काम करना है ये भी संविधान ने बताया। ये तीनों यंत्रणा रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, और संविधान का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करके समता, स्वातंत्र, न्याय, बंधुत्व प्रस्थापित करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए संविधान में जो प्रोविजंस किए, वो प्रोविजंस मुख्य तौर पर तीन स्तरों पर वर्गीकृत की जाएगी। एक तो अफर्मेटिव प्रोविजंस, सेकंड प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट्स, एंड थर्ड डेवलपमेंटल प्रोविजंस। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान करने के लिए एक आर्टिकल संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नमूद है, तरतूद है, आर्टिकल 46।
और आर्टिकल 46 ये कहता है कि जो वीकर सेक्शन है, समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, उस दबे कुचले वर्ग में विशेषतः शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, उनका विशेष हित संवर्धन किया जाए और उसका कोई भी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसका केयर टेकिंग स्टेट ने करना है। और 1950 से फिर आज तक का जर्नी हम देखे जाए तो ये सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल केयर टेकिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। 6th 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान स्टार्ट किया था, विशेष घटक योजना, कि सोशल और इकोनॉमिक स्तरीकरण में जो वर्ग निम्न स्तर पे है उन्हें एक मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उन्हें सभी प्रकार के प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रदान किया जाए और उनका आर्थिक और सामाजिक विकास प्रदान किया जाए। ये सामाजिक न्याय की बात जो है वो छठी पंचवार्षिक योजना में स्टार्ट किया, शेड्यूल कास्ट सब प्लान में। और ये जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान की आज का स्टेटस क्या है अगर हम देखा जाए तो आज किसी भी लेजिस्लेशन का इनके तरफ में ध्यान नहीं है, ना कार्यकारी यंत्रणा का ध्यान नहीं है और ना जुडिशियरी का इसके ऊपर ध्यान है। विशेष घटक योजना जिसे हम आज शेड्यूल कास्ट सब प्लान कहते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लिए है, और आदिवासियों के लिए जो ट्राइबल सब प्लान की जो प्रोविजन की गई थी, एक सोशल पॉलिसी बनाई गई थी, एक फ्रेमवर्क बनाया गया था इसके एग्जीक्यूशन के लिए, इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। क्या था कि जो भी हमारे देश का बजट रहता है तो उस बजट में एज पर द पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में प्रोविजन की जाए, बजटरी प्रोविजन की जाए उस घटक के डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन अगर हमारा 16% है तो बजट के 16% का पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट के लिए रहेगा। जैसे हमारा पॉपुलेशन अगर 9% शेड्यूल ट्राइब का है तो शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए बजट का 9% रहेगा। और ये बजटरी प्रोविजन नॉन लैप्सेबल रहती थी, नॉन डाइवर्टेबल रहती थी। ये उसी घटक पर खर्च करना है, उसी घटक के डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक जनरेशन के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, उनके जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल करने के लिए ये स्कीम्स थी शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान की। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि धीरे 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 पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोविजन करना तो बहुत दूर, जो प्रोविजन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जहां तक हमारे स्टेट की बात है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में पॉपुलेशन के हिसाब से तो कभी प्रोविजन की ही नहीं। जो प्रोविजन की गई थी वो अलोकेट किया नहीं, और जो अलोकेशन हुआ, जो निधि उपलब्ध हुआ, वो यंत्रणा ने खर्चा नहीं किया। मैं महाराष्ट्र का अगर उदाहरण बताऊंगा तो पिछली सरकार जो थी, उस पिछले सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में कम से कम 14,000 करोड़ रुपीज, 14,000 करोड़ रुपीज मिला ही नहीं। अगर उसके पहले का गवर्नमेंट का एक 15-20 साल का अगर हम ब्यौरा दिखा जाए तो एक जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ रुपीज मिला ही नहीं। एक तो एज पर द पॉपुलेशन वो मिला नहीं, जो मिला वो एक्सपेंडिचर किया गया नहीं, वो लैप्स किया गया। तो फिर अगर एज पर द पॉपुलेशन प्रोविजन होगी नहीं, जो निधि अलोकेट हुआ वो एक्सपेंडिचर होगा नहीं, तो फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का कैसे होगा। तो ये जो जवाबदारी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट इसके लिए जवाबदार है। अगर संविधान ने जवाबदारी का निर्वहन करने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर सौंपी है, वो मैकेनिज्म ही इसके ऊपर कोई भी ध्यान देता नहीं, ना लेजिस्लेशन इसके ऊपर ध्यान देता है, ना कार्यकारी यंत्रणा इसके ऊपर ध्यान देती है, और ना जुडिशरी इसके ऊपर ध्यान देती है, तो फिर हम सोशल जस्टिस की बात, हम कहाँ हैं, कहाँ न्याय मिल रहा है। अगर हम न्याय नहीं नहीं मिल रहा है तो हमने, संविधान ने जो अपेक्षाएं हमसे व्यक्त की थी वो अपेक्षा हम फुलफिल नहीं कर पाए, हम उसमें नाकाम हो रहे हैं। सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक न्याय प्रदान करना ये 3 पिलरों का काम है, और संविधान की शपथ लेकर ये लोग आए हैं।
ये सभी यंत्रणाओं के लोग संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के ऊपर श्रद्धा रखूंगा, संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, संविधान ने जो मुझ पर जवाबदारी दी उस कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। संविधान की शपथ लेकर आए हुए ये पब्लिक सर्वेंट अगर संविधान का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करते नहीं तो फिर उन्हें भी पनिश करने की प्रोविजन क्यों ना किया जाए। तो जहां तक मेरी बात है कि आज भी हम इस 70 ईयर का जो भी हमारा जर्नी हुआ है उस 70 ईयर में हम जो दबे कुचले वर्ग थे उस वर्ग तक हम सामाजिक न्याय नहीं पहुंचा पाए, और इसीलिए बाबा साहब जो इशारा देते थे कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो आगे की परिस्थिति बहुत गंभीर होगी। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद मेश्राम सर। और आज पहली बार बहुजन संवाद में आप आए और आपका मैं यानी सुनीलम जी ने आपका स्वागत किया ही, मुझे जुड़ने में देर हुई। मैं सारे जो हमारे वक्ता है उनसे थोड़ी माफी मांगती हूँ। हालांकि आपको बताया कि किस तरीके से जुड़ना है, लेकिन मेरा ही लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, तो मैं माफी मांगती हूँ, दर्शकों से भी माफी मांगती हूँ। और सुनीलम जी हमेशा रहते हैं और हमेशा यानी वो टिप्पणी करते हैं और संचालन मेरे हिस्से होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ। आपने जिस तरीके से ये सारा SC/ST प्लान के साथ जोड़ा और ACBC के साथ जोड़ा कि स्पेशल इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट के लिए जिस तरीके की संवैधानिक प्रोविजन होनी चाहिए, और उसको देकर अगर हम देखते हैं तो ये नैतिकता का मुद्दा है कि जो लिखा है उसका अमल नहीं हो रहा है। मैं संवैधानिक नैतिकता की जब बात समझती हूँ वो इस तरीके से समझती हूँ कि सामाजिक नैतिकता जो है, जो आज तक रखी गई, तो ये पहली बार इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन शायद बाकी अन्य देशों में नहीं है। हमारे यहाँ संविधान की जो पूरी सीरीज चली उसमें बाकी वक्ताओं ने भी ये बात रखी कि बाकी अन्य देशों में एक विरासत रही, जैसे कि फ्रेंच राज्य क्रांति के जो मूल्य आए और फिर उस देश में इस तरीके के लोकतांत्रिक एक विरासत रही, और हमारे देश में लोकतांत्रिक विरासत थी ही नहीं। हमारे देश में जो ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जिस तरीके की एक धर्मांधता, और या फिर हमारे यहाँ संस्थानिक सरंजामशाही, हमारे यहाँ की पूरी जमींदारी व्यवस्था, इसके खिलाफ यहाँ के पूरे सामाजिक तत्व जो थे वो असमानता, विषमता के तत्व थे। तो उसको लेकर नैतिकता वाली बात करना ये ऐसे हो जाता है कि सती अगर पति मर गया है तो सती जाना ही पड़ेगा, ये सामाजिक नैतिकता थी एक समय। लेकिन उनको पूरे बाजू में मुद्दे रखते हुए संवैधानिक नैतिकता आई, और उसको लेकर आपने भी जैसे बात रखी वो एक विषमता को नकार देने वाली समानता के मूल्यों को लेकर नैतिकता की बात रखी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुजन संवाद के दर्शकों को बताती हूँ कि संविधान फाउंडेशन जो नागपुर में चलता है, महेंद्र कुमार मेश्राम सर वो चलाते हैं और कॉलेज में पढ़ाते भी है और सामाजिक कार्य पढ़ाते हैं और उसी के साथ साथ लोगों के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी वैक्सीनेशन के बाद उनकी तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी आज सर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ। मैं असीम रॉय जी के पास आती हूँ जो हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं, मेरे बहुत पुराने आंदोलन के दोस्त भी हैं। मैं आपका सबका भी स्वागत करती हूँ, नीतीश जी और राजीव जी, आप पहली बार बहुजन संवाद में जुड़ रहे हो। और असीम जी ट्रेड यूनियनिस्ट भी है, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल ट्रेड यूनियन, और अभी हाल ही में हम गुजरात में अहमदाबाद में उनको मिले और वहाँ जिस तरीके से जितने भी लोग इलीगल तरीके से सरकार ने पकड़े हैं उसके खिलाफ काम करना और मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर लगातार काम करना और लगातार लोगों से जुड़े रहना, जमीन से जुड़कर काम करने वाले एक ट्रेड यूनियनिस्ट के तौर पे मैं असीम रॉय जी को जानती हूँ। असीम रॉय जी, आप बात रखिए कि संवैधानिक नैतिकता क्या है और संवैधानिक नैतिकता के तहत हम किस तरीके के सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं, जबकि आज की स्थिति ये है कि UAPA के तहत जिनको पकड़ा गया है उनके यहाँ जेल में कोरोना की स्थिति है और वहाँ जेल से उनको छोड़ने की बात भी नहीं हो रही है, हालांकि बाहर से मांगे उठानी पड़ती है। असीम रॉय, आपका माइक शुरू कर दीजिए। हाँ, सुनाई आ रही है अभी? हेलो, ओके। धन्यवाद लता जी मेरे को इस बहुजन संवाद में आमंत्रण देने का और आप सब लोगों से
एक गुफ्तगू और बातचीत करने के लिए। मैं 4-5 बड़े मुद्दे आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहला ये कि जैसे मेश्राम जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि सामाजिक न्याय का जो परिभाषा अगर हम देखें तो न्याय का एक न्याय के अंतर से थोड़ा अलग है, क्योंकि सामाजिक न्याय का मतलब है आमतौर पे न्याय की जो परिभाषा होती है रेस्टिट्यूशन ऑफ राइट, यानी अधिकार का उसको पुनर्जीवित करना, उसको रेस्टिट्यूट करने का अधिकार। नॉर्मल तरीके से जिसे हम उदारवादी विचारधारा कहते हैं, उसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ राइट एक फॉर्म होता है जिसके अंदर जस्टिस दिया जाता है। इसीलिए पर सोशल जस्टिस का जो स्वरूप है, सामाजिक न्याय का जो स्वरूप है, वो एक तरीके से समाज में गर्भित, उसके अंदर जो 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 एकदम समाया हुआ है वैसे जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल इनजस्टिस जिसे हम कहते हैं, वो अगर जो गर्भित है, जो आम रीत से डोमिनेंट जिसे कहते हैं, जो प्रचलित विचारधारा है समाज के अंदर, जो प्रचलित प्रक्रिया है या सामाजिक जो प्रैक्टिस है, उसके तहत जो छुप जाती है, उस चीज को उजागर करके उसका विश्लेषण करके और उसके ऊपर न्याय देने का काम सामाजिक न्याय का होता है। और ये सामाजिक न्याय का जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण मेरा एक बहुत ही अनुभव से कह रहा हूँ कि अगर हम हमारे जुडिशरी को देखें तो पूरी तंत्र की बात छोड़ी, जुडिशरी जो एक तरीके से इस सामाजिक न्याय को एक तरीके से प्रस्थापित करता है समाज के अंदर, वो भी चंद लोगों के अंदर ये समझ होती है। इट इज अ टोटल फेलियर ऑफ इंडियन जुडिशरी कि उन्होंने सामाजिक न्याय का इस गठन को समझ पाया। इससे जो मूलतः जो मुद्दा निकलता है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इससे क्या निकलता है कि संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसलिए है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा अभी डॉक्टर मेश्राम जी ने कहा, उन्होंने अफर्मेटिव एक्शंस के कुछ स्वरूप को कहा। अगर आप अफर्मेटिव एक्शन को एक पूरे फिलोसॉफिकल और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहां पर कि आप इन जो अधिकार आम तौर पे लिबरल एक उदारवादी समाज के अंदर नहीं होता, उसको एक अफर्मेटिव तरीके से उसको लाने की एक प्रबंधा एक बंधारण में होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन एक पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो राइट्स भी देता है और इंडिकेशन भी करता है। यानी जो एक विडंबना है जो हमारे समाज के अंदर अभी भी है, हमारे संविधान में भी रह गया है, वो ये है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट का योगदान तो कराची के कांग्रेस के अंदर से आया था, नेहरू ने दिया था, गांधी जी ने भी उसको पर बाबा साहब ने उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, दो कॉन्ट्रीब्यूशन उनके सबसे बड़े इंपॉर्टेंट, एक कि उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल, जो हमको कि कास्ट को प्रोहिबिट करना है, एनीवन हु प्रैक्टिसेस कास्टिज्म इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, ये जो एक प्रावधान है, ये प्रावधान एक उनका एक स्पेसिफिक योगदान था कि जो कराची के रेजोल्यूशन में नहीं था। मगर उससे भी ज्यादा जो सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने एक दृष्टिकोण बताया है कि हाउ टू मूव फ्रॉम ए राइट फ्रेमवर्क टू ए एस्पिरेशनल फ्रेमवर्क, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मानते हैं। तो ये जो हमारा एक जो जिसे कहते हैं कि जो हमारा एक रास्ता है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जाएंगे, इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है। उनकी सोच, ये बाबा साहब की सोच जरूर थी कि स्टेट शुरुआत में जब उन्होंने संविधान को बनाया तब उनके अंदर ये सोच बड़ा एकदम एक एज ए कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट उनके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट और एकदम गर्भित बहुत स्ट्रांग रीत से उनके अंदर था कि ऐसा स्टेट होना चाहिए जो उसको एक्सिक्यूट कर सकता है। मगर 1956 में हिंदू कोड बिल के आने के बाद उनकी ये आस्था टूट गई, और ये आस्था टूटने का कारण ही ये है कि जो हम लोग जो थोड़ा जिसे कहते हैं आमतौर पे हम कहते हैं वामपंथी विचारधारा से, कि हमारी समझ ये है कि कोई भी स्टेट उसके समाज से अलग नहीं हो सकता है। वो कोई सत्ता है, वो सत्ता को परिवर्तन चाहे आप किसी तरीके से करें, पर सत्ता कोई भी समाज से बाहर नहीं हो सकता। तो ये सत्ता जो रहा है, वो अगर एक जो समाज में आज भी जाति प्रति प्रथा उसका एक केंद्र है, और वो एक तरीके से, मैं अभी आज समय नहीं तो मैं आपको ये भी कहता कि जाति प्रति प्रथा हमारे जो जिसे कहते हैं हमारे लेबर रिलेशनशिप, हमारे लेबर मार्केट में, हमारे श्रम बाजार में किस तरीके से घुल मिल गया है, उसका क्या क्या परिणित हो रहा है, स्वरूप आ रहा है, उसके बारे में कोई और समय होगा तो जरूर कहूंगा। मगर ये हमारे जो स्थिति बन गई है कि हमें इस
इस रास्ता को अगर हमें अपनाना है तो समाज के परिवर्तन में इस मुद्दों को लाना है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिसे कहते, जो बाबा साहब कहते थे, बाबा साहब ने कहा कि जहां लॉ इज इनसफिशिएंट व्हेन द होल सोसाइटी इज अगेंस्ट द लॉ, मैं उनके शब्द को कहना चाहता हूं। ही यूजेस वर्ड कि जो लॉ को तभी यूज कर सकते हैं, जब कैसे यूज कर सकते हैं, जब वो पूरा समाज ही उस लॉ के खिलाफ है। पूंजीवादी व्यवस्था में आप एक वर्कर को पूरी अधिकार दे देंगे, ये संभव नहीं है। जातिवादी प्रथा में आप किसी को, इसीलिए लॉ हर टाइम एक्सेप्शन को डील कर सकता है, सोशल नॉर्म को डील करने के लिए लॉ की कैपेसिटी नहीं होती है। बाबा साहब ये समझते थे और इसीलिए उन्होंने कहा, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आज हम भूल जाते हैं कि इस दोनों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सिचुएशन को अगर सॉल्व करना है तो हमें पॉलिटिकल रेल्म में जाना पड़ेगा, राजकीय स्तर पे जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर का मतलब है जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रेटर्निटी, बंधुत्ववाद, कि हमें एक डिफरेंट मोड ऑफ लिविंग, ये स्टेट से नहीं आएगा, समाज में आएगा। जब तक हम समाज में ये नहीं कर पाएंगे तब तक ये स्टेट में कभी नहीं आ पाएगा। और इसीलिए बहुजन संवाद का विचार इंपॉर्टेंट है। मैं उसके ऊपर हो सकता है जब अगले सत्र में आएंगे तो उस पर ज्यादा कहूंगा, पर मेरा यह मानना है कि जो आप अगर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को टिकाना चाहते हैं तो सोसाइटी के अंदर पहले उसको पनपना पड़ेगा, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और पॉलिटिकल फॉर्म होना चाहिए, जिसके बाद रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म आएगा। टिल द सोसाइटी इटसेल्फ बिकम्स ए मोड ऑफ लिविंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तब तक उसके रिप्रेजेंटेटिव कभी भी पार्लियामेंट में जाके, इसलिए द लिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी बहुत साफ साफ नजर आता है। इसीलिए जो लोग ये मानते हैं कि खाली सत्ता में जाके इसकी राजनीति में इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आज का जो आप यूपीए देखिए, आप कोई भी शो देखेंगे, हमको आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गैर बहुजनवाद का विचारधारा केवल विचारधारा नहीं, एक राष्ट्रीयता के रूप में आ गया। अब वो जब राष्ट्र को निर्माण करने में खड़ा हो जाता है तो उस राष्ट्र के निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन बचा नहीं सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन टूटी जाने वाला है अगर समाज के अंदर वो विकल्प के रूप में एक कम्युनिटी, जिसे बाबा साहब बार बार कहते थे कि द न्यू फ्रेटर्निटी, द न्यू पॉलिटिकल, द मोड ऑफ एसोसिएशन, ये जब तक फिर से हम खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा साहब ने अपने समय में एक, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी करके हमको एक फ्रेमवर्क छोड़ के गए हैं। वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट टिल वी बिल्ड, जो उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि वी हैव टू बिल्ड दैट सोसाइटी इन द, हमको वैसा एक एसोसिएशन, एक हमारे को अपने वो बंधुत्व का स्वरूप हमारे समाज में हमको खड़ा करना पड़ेगा। और हम जब तक उसमें निष्फल रहेंगे तब तक हम बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो उन्होंने दिया है उसको हम टिका नहीं पाएंगे। मैं जरूर अगले, जब समय आपने कहा कि 5 मिनट बाद में भी देंगे, तब मैं इसके बारे में भी थोड़ा बहुत कहना चाहूंगा कि वो बंधुत्व का स्वरूप और उसको हम कैसे हम आज के राजनीतिक स्थितियों के अंदर हम ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद असीम जी। और जो बात आपने रखी है वो उसको लेकर भी हमारे यहाँ एक अलग तरीके से चर्चा हुई, जिसको मैंने सजेस्ट किया कि वो जो बंधुता शब्द है वो अनुवाद है फ्रैटर्निटी का, हम उसमें भगिनीत्व भूल जाते हैं तो हम मैत्र शब्द इस्तेमाल करें, तो मैत्र शब्द जो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस मैत्र को लेकर जब तक बाहर काम नहीं होगा और राजनीति में उसका झलकना और राजनीति के तौर पे उसका राजकीय स्तर पर उसको डिफरेंट मोड पे लेकर जाना, ये वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और फिर मैं आती हूँ डॉक्टर नीतीश नवसागरे, जो कि ILS लॉ कॉलेज में पढ़ाते भी है। और जैसे असीम दा के साथ मेरा ऐसा संबंध आया कि मैंने पहले उनका भाषण सुना फिर मैं उनके संपर्क में आई, उसी तरीके से नीतीश जी का भी मैंने जब गोखले इंस्टीट्यूट में भाषण सुना और फिर मैं सोचने लगी कि इस व्यक्ति के साथ हमेशा एक बहुत अच्छी बातचीत और काम हो सकता है। माणूसकी नाम की संस्था के साथ भी नीतीश जी जुड़े हुए हैं। पुणे में काफी धरातल पे जमीनी स्तर पे काम करते हैं। भीमा कोरेगांव के जो केसेस हैं उसको लेकर भी उन लोगों को मदद करना और उनके साथ खड़े रहना बहुत मजबूती के साथ, ये भी काम डॉक्टर नीतीश नवसागरे करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी बात रखिए।
कि किस तरीके से आप एक सामाजिक न्याय के तहत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी कही थी, जिसका डेफिनेशन असीम दा ने भी देने की कोशिश की, आप भी बताइए कि किस तरीके से आप देखते हो आज के संदर्भ में। डॉक्टर नीतीश सर। धन्यवाद लता ताई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता, इसके संदर्भ कई बार किए हैं। सिर्फ संविधान सभा में ही उन्होंने ये बात कही ऐसा नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर उसके पहले व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन टू अनटचेबल्स, ये जो उनका एक रिजॉइंडर था पूरे गांधीयन पॉलिटिक्स को, तो उसमें प्ली टू फॉरेन जर्नलिस्ट नाम का एक चैप्टर है, थोड़ा नाम आगे पीछे था, उसमें वो कहते हैं कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इंडियन डेमोक्रेसी का वो प्रॉब्लमेटिक है। आप ये कहते हो, आप डेमोक्रेसी की जो व्याख्या करते हो कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये सब ठीक है। और आप समझते हो कि भारतीय लोगों को ये सत्ता जानी चाहिए, लेकिन ये भारतीय है कौन? सेल्फ गवर्नमेंट की जब बात करते हो तो ये सेल्फ है कौन? तो ये सिर्फ मुट्ठी भर उच्च वर्णीय है जिनके हाथ में सत्ता जाने वाली है। तो आप लोग जब डेमोक्रेसी की बात करते हो तो आप इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं, माइनॉरिटीज, जो बाबा साहब अपने आप को जब कहते थे, दलितों को, शेड्यूल्ड कास्ट को, उनके बारे में बात नहीं करते हो। तो और तभी ये बाबा साहब आपके डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है, ये बात कहते हैं। उसके बाद फिर पुणे में ही एक बार जो उनका एक लेक्चर हुआ था, तो उसमें बाबा साहब ऐसा ये लॉयर्स के सामने लेक्चर था, और वहां बाबा साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्रेमवर्क, संविधान जो है वो एक ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज द फ्लैश, वो उसमें का मांस है। तो आपको फ्रेमवर्क, सिर्फ स्केलेटन रहने से कुछ लेना नहीं, तो उसका मोरालिटी जरूरी है। और इसलिए आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखना है तो सिर्फ उसके शब्दों का ना देखे, उसके शब्दों को ना देखे, उसके फ्रेमवर्क को ना देखे, तो वो जो उसका जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट को देखना जरूरी है। ये बाद में जो रेफरेंस महेंद्र कुमार जी ने दिया था, जो संविधान सभा में बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, तो एक पहली बार जो बाबा साहब ने कहा था, और वो ये था जो जयकर जी के प्रस्ताव के सामने था, तो हुआ ऐसा था कि जयकर जी का प्रस्ताव था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए, बाबा साहब खड़े हो गए, बाबा साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग अभी तक आई नहीं है, तो हम कुछ समय देते उन्हें आके बैठने के लिए, और फिर हम इस पर बात करेंगे। और फिर उन्होंने ये कहा था कि यू मे हैव मेजोरिटी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ मेजोरिटी थी, आपके पास बहुसंख्य हो सकता है, यू मे टेक्निकली करेक्ट, बट इज इट मॉरली वाइज? ये नैतिकता को ये है, इज इट वाइज टू डू सो? और जब देश के सामने कोई अहम मसले होते हैं तो आपको उसको वाइजली, समझदारी से लेना होगा। सिर्फ हमारे पास बहुमत है इसलिए वो चलता नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि बाबा साहब की सोच क्या थी और बाबा साहब किस बात पे हमेशा एक डटे रहे थे, और इसमें एक सीक्वेंस है। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट रखा गया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के बारे में कहा था, और जो सभी जजमेंट में सभी कहा जाता है, बाबा साहब तो बाद में कहते हैं कि इंडिया में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी नहीं है। और एक बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य उनका, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ टॉप रेसिंग ऑन ए सोसाइटी विच इज इनहेरेंटली अनडेमोक्रेटिक। जो गैर बराबरी वाला समाज है उसके ऊपर आप इधर जो अलोकतांत्रिक समाज है उसके ऊपर आप अभी डेमोक्रेसी दे रहे हो। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इस समाज में ले जाए। और आगे जाते हुए 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, तब उन्होंने ये संविधान होने के बाद कहा था कि हमने एक संविधान दिया जो बंधुता, इक्वालिटी, लिबर्टी इसके बारे में बात करता है। संविधान जो है वो डेमोक्रेसी में बात करता है, लेकिन इस समाज की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो ऑफिशियल डॉक्ट्रिन है, वो है चातुर्वर्ण, वो समाज, वो है जाति व्यवस्था। और जब तक इस समाज की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ ऑफिशियल आइडियोलॉजी ये चातुर्वर्ण है, तब तक इस समाज में लोकशाही, डेमोक्रेसी ये पूरी तरह से आ नहीं सकती। तो ये बताने की बात इसलिए सब में बाबा साहब अम्बेडकर मेजॉरिटी जो है वो डेमोक्रेसी को अपनी तरह से इस तरह से ले जा रही है कि वो माइनॉरिटी को कंसीडर ही नहीं करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बात तब आती है जब मेजॉरिटी ये समझे कि माइनॉरिटी आ इक्वल, आप समान हो और आपके समान अधिकार है। तो उनका जो झगड़ा गांधी से था वो यही था कि आप बहुसंख्य हिंदू के जान पर आप कहते हो कि अस्पृश्य लोग हैं, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, आप हिंदुओं का एक समाज हो। और ये उसमें उनके वो डटे थे कि नहीं, आपको हमारे जो हम अफर्मेटिव एक्शन के बारे में बात करते हैं या सबके बारे में कहते हैं कि हमारी बात कीजिए। तो मेजॉरिटी शुड नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड।
ये बातें जब आपको तभी जब चुभती थी, वो वही बात आज हम मोदी के साथ में देख सकते हैं कि वही बात है कि आप यही नहीं कहोगे कि हमारे पास मेजोरिटी है आज लोकसभा में, हम राज्यसभा में हमारे पास मेजोरिटी है, आधे राज्य हमारे पास है, तो हम चाहे वो करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी पर्सन। एंड देयरफॉर बाबा साहब की एक बात जो आपको समझनी चाहिए, वो कहते हैं कि इन इंडिया द मेजोरिटी इज ऑलवेज अ कम्युनल मेजोरिटी, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल मेजोरिटी। कम्युनल मेजोरिटी इज बॉर्न, पॉलिटिकल मेजोरिटी इज क्रिएटेड। इसका मतलब ये होता है कि मैं अगर इस जाति में और इस समाज में या इस धर्म में पैदा होता हूं तो मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफाइंड है। तो मुझे पता है कि हिंदू यहाँ के मेजोरिटी है और मुस्लिम यहाँ के माइनॉरिटी है, सवर्ण यहाँ के मेजोरिटी है और अवर्ण या फिर दलित यहाँ के माइनॉरिटीज है। और यही बात आप देखते हो कि इसीलिए हम सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हो, तो ये जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को हम जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, ये हमारी इक्वालिटी आगे नहीं आएगी। तो बाबा साहब ने ये कहा, ये बाबा साहब की बात है कि इंडिया में जो मेजोरिटी है वो कम्युनल मेजोरिटी है, दूसरे दुनिया में जो मेजोरिटी है पॉलिटिकल मेजोरिटी है। ट्रम्प गया तो बाइडेन आ गया, तो लोगों ने आइडियोलॉजी चेंज की है। यहां ऐसा नहीं होता है, या हम हमारे जाति का देखेंगे कौन से पॉलिटिकल पार्टी का वो बात और है, या हम हमारे धर्म का देखेंगे कौन से पॉलिटिकल पार्टी का वो बात और है। तो हम political majority is created by ideas and ideology. I can convert my political ideas, but I don't convert my communal identities. तो हम कम्युनल आइडेंटिटी पे वोट करते हो। अब जब ऐसा होता है तो उस समाज में जो लोकतांत्रिक समाज है, हम हर साल इलेक्शन तो लेते हैं, लेकिन समाज जो लोकतांत्रिक है वहां हम डेमोक्रेसी किस तरह से मीनिंगफुल करें, ये हमारे सामने सवाल है। एक जाते नेक्स्ट राउंड में मैं उस बाद में थोड़ी सी बात रखूंगा, लेकिन जाते समय इतना कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए भी है जो इस देश के संविधान को हाथ में लेके देश को चलाते हैं। तो वो जजेस हो गए, लेजिस्लेचर्स हो गए और एग्जीक्यूटिव्स हो गए। तो अगर लॉकडाउन लगने बाद लोग रास्ते पे चल रहे हो, या फिर 370 स्क्रैप करने बाद अगर हिबस कार्पस के पिटिशंस आ रहे हो, तो यहां के सुप्रीम कोर्ट जज ये नहीं कह सकते कि हम आपको 1 साल के बाद देखेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं है, इसके लिए अगर पिटीशन सुमोटो लेते हो, तो ये नहीं कहोगे हम ट्यूसडे को आपको सुनेंगे। तो ये सवाल आता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, आपकी नैतिकता संविधान से। और संविधान ये कहता है कि इस देश का हर एक इंसान जो है, दबा कुचला इंसान जो है, उसके अधिकार सर्वोपरि है, उसको आप विकास का केंद्र बिंदु रख के काम कीजिए। तो हम पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन जुडिशरी के बारे में बात करने की अब ये समय आ गया है कि इनकी पॉलिटिकल, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इस पे भी सवाल उठाना ज्यादा जरूरी है। अगले दौर में और कुछ और बातें होंगे और जो सवाल आएंगे शायद उस पर भी हम थोड़ी बात रखेंगे। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद। जय भीम। नैतिकता दबे कुचले इंसान को, किसी का माइक शुरू है, माइक बंद कर दीजिएगा। नैतिकता, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक नैतिकता है, वो दबे कुचले इंसान को जब तक केंद्र बिंदु नहीं मानेंगे तब तक किस तरीके से होगी सिद्ध। और उसको लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो विचार रखे हैं उसको, और समाज जब तक लोकतांत्रिक और नागरिकों के लिए नहीं है, और जो हम कहते हैं कि जो कार्यपालिका है, जिस तरीके से विधायिका है और न्यायपालिका, इनके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन्होंने इस केंद्र बिंदु को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और तब जाके सामाजिक नैतिकता की बात की शुरुआत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नीतीश नवसागले जी आपको कि आपने ये सारे मुद्दे उछाले हैं, जिसको आगे जाकर चर्चा में हम लाएंगे। मैं राजीव यादव जी को बुलाती हूँ, जो रिहाई मंच से जुड़े हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। जी, आपका माइक बंद कर दीजिए राज। हाँ, तो लगातार काम कर रहे हैं और रिहाई के मुद्दों को लेकर आपको सबको पता ही चला होगा, जैसे मैंने यूएपीए के मुद्दे को बोला ही, लेकिन जिस तरीके से एक दौर चला है, और हम देखते हैं कि रोहित वेमुला के समय से लेकर भी, या फिर आदिवासी इलाकों में कितने सारे लोग होंगे, या दलित ऐसे होंगे कि, या फिर प्रवासी मजदूर ऐसे होंगे कि उनके साथ क्या किया है हमें पता भी नहीं, और उसको लेकर एक संवैधानिक नैतिकता किस तरीके से बनती है और उनके सामाजिक न्याय के मुद्दे क्या है, इसको लेकर बात रखना बहुत जरूरी है। और राजीव यादव जी वो काम करते हैं। राजीव जी, आपका बहुजन संवाद में बहुत बहुत स्वागत है और आप बात रखिएगा। शुक्रिया लता जी।
मौका मिला। आप लोग बहुत हमारे बहुत वरिष्ठ विद्वान आप सभी लोग हैं। मैं कुछ बातें मैं जो रखना चाहता हूं यहाँ पर कि जो खास तौर पर जो संवैधानिक नैतिकता का मामला है और सामाजिक न्याय का सवाल जो है, और उसमें मैं खास तौर पे एक घटना का जिक्र करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारी घटनाओं से रूबरू होते हैं। जैसे हमारे प्रदेश में लव जिहाद का एक कानून आया और देखा जाए इसको चैलेंज भी है कोर्ट में और इस पे बहुत सारी बहस है, डिबेट है। अब जब हम लव जिहाद के कानून को लेकर हम जब समाज में देखते हैं, उसकी डिबेट को देखते हैं, या फिर किसी घटना में हम जाते हैं उसको समझने के लिए कि आखिर में वहां पर क्या घटना हुई थी। जैसे हम एक सीतापुर की घटना का हम जिक्र करना यहाँ पर चाहेंगे कि वहां पर एक लड़की ब्राह्मण जाति की थी और लड़का मुस्लिम था जो है। तो हम लोग जब वहां पर गए जो है उसको उस घटना में जो है वहां पर देखने के लिए गए, तो ये हुआ कि जब जाकर मालूम चला कि वहां पर लड़की की माता पिता की तरफ से एक एफआईआर कराया गया, जिसमें लड़के का जो है पूरा घर तोड़ करके तहस नहस कर दिया, लड़के का कोई मालूम नहीं चला। तो जब हमने वहां पर लोगों से इस बात को बात करने के पूछना चाहा, और हमको लगा कि ये लव जिहाद का जो कानून है, इस कानून को लेकर जैसा कि योगी आदित्यनाथ सोचते हैं, क्या ऐसा ही और भी लोग सोचते हैं या फिर मुस्लिम समाज सोचता है? उसमें जो संवैधानिक मूल्यों का सवाल है, संवैधानिक हमारे जो अधिकार हैं, वो समझ में आता है कि वहां पर सब के सब नदारत होते हैं और दोनों कमिटी। इसीलिए मैं देखा बहुत इस कानून को मैं जहां तक समझा, और इस कानून को लेकर बहुत बहस है कि इसमें लड़की के राइट का भी सवाल है और व्यक्तिगत उनका क्या राइट है, उसमें क्या कैसे उन सवालों को लेकर संविधान हमें क्या हक देता है। लेकिन देखें कि इस कानून के तहत न सिर्फ जहां पर स्टेट ही का जो कानून बनाया है वो संविधान के खिलाफ जाकर बनाया है, वहीं पर जो हमारे समाज का भी जो मूल्य है उसमें वो कह रहा है कि नहीं सही तो है, उसकी लड़की उनके यहाँ लड़की क्यों जाएगी, उसका लड़का उससे क्यों प्रेम करेगा। तो मुझे लगता है कि जो संवैधानिक जो हमारे मूल्य हैं उनको लेकर जो खास तौर पे जो फासिस्ट ताकतें हैं, जो कि फासिस्ट ताकतें लगातार संविधान में लगातार हमारे क्या जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कानून बने हैं, जो देखा जाए तो जो संवैधानिक नैतिकता है जो तमाम वो है उसके आगे जाकर के जाते हैं, उसका वायलेशन करते हैं। जैसे आप देखिए कि जहाँ यूएपीए पे बहुत सारी बहस थी हमारे क्या, लेकिन हमारे क्या जैसे कि देखा जाए पिछले दिनों जो आंदोलनकारी हैं, जैसे आज ही पिछले जो अभी ऑक्सीजन पे लेकर जो पूरा मुल्क में जो पूरी डिबेट चल रही है, उसमें यह है कि अगर जो लोग सवालों को उठाते हैं और आलोचना करते हैं, कल संघ के हुजबुल्लाह ने भी बोला इस बात को कि देश विरोधी हैं। तो मतलब कि आप जो करना चाहते हैं और उसके लिहाज से आपने कुछ कानून भी बना दिए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो पिछले दिनों जो नागरिकता आंदोलन जो पूरा हुआ और उसमें बड़े पैमाने पे जब आंदोलन खड़ा हुआ, तो आंदोलन के बाद जो है एक नया रिकवरी लॉ बनाया गया। मतलब कि आप इस देश में ही जो कानून बन रहा है वही संविधान का खिलाफ है। वो उसमें जो आंदोलनकारी हैं उन पे बिना मुकदमा चला ही उनकी रिकवरी कर लेने की बात करता है। अब उस रिकवरी के सिर्फ आंदोलनकारी पे नहीं, बल्कि आज जब ऑक्सीजन का जो सवाल जो लोग उठा रहे हैं उस पर भी कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे क्या के जो पुलिस ऑफिसर्स है वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इनकी अगर जो आलोचना करेंगे, संघ ने भी कल बोला, तो उनकी रिकवरी कर लेंगे। तो मतलब कि जो पूरा का पूरा जो ढांचा है उसमें लगातार जो काले कानून बनते जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हम देखें तो काले कानूनों के जो पूरा सिलसिला है वो लगातार, जैसे कि मैंने रिकवरी लॉ की बात किया, लव जिहाद अभी लगातार ये कानून के तहत मुझे लगता है कई प्रदेशों में ये बन गया। ठीक इसी तरह से हमारे क्या यूपी एसएसएफ को लाया गया, जो जैसे कि हमारे क्या जो हम लोग जो एक राइट एक्टिविस्ट के तहत हम लोग ये मांग करते हैं, कभी कोई भी घटना होती है, किसी में पुलिस छापेमारी करती है, तो हम बात करते हैं कि भाई आप वारंट है कि नहीं आपके पास।
अब यह है कि यूपीएसएसएफ एक जो हमारे यहाँ बना है, उसके तहत आप जो है आप बिना किसी से बिना वारंट के ही आप जो है जाकर के उसको क्या कहते हैं आप गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा, उसके खिलाफ आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। यह और भी यूपी कोका हमारे यहाँ जो कानून अभी राष्ट्रपति के यहाँ पड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो खास तौर पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संवैधानिक हमें अधिकार दिए हैं, संवैधानिक नैतिकता का जो बहुत सारे सवाल है, वो कॉमन हमारे जो साइक में भी बनता है कि भाई अगर हम हमारे ऊपर आप उत्पीड़न कर रहे हैं तो हमें उत्पीड़न को हम बोल तो सकते हैं। जैसे यूपी कोका जो बना है, यूपी अभी वो लागू नहीं उत्तर प्रदेश में, उसके तहत हम किसी यूपी कोका का जो कोई विक्टिम है उसकी अगर हम जैसे यूएपीए में तो जैसे हमारे यहाँ जब हम लोग रिहाई मंच की जो सिलसिला शुरू हुआ आफ्टर बाटला हाउस जो है, तो हम लोग यही कोशिश करते थे कि जो हमारा विक्टिम है उसकी वॉइस भी आनी चाहिए। लेकिन जैसे यूपी कोका जो कानून है उसमें यह है कि अगर आप जो यूपी कोका के विक्टिम के बारे में अगर लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है आपको अनुमति लेनी पड़ेगी और स्टेट क्यों अनुमति आपको देगा, और अगर आप बोलते हैं तो उसके में 3 साल की सजा है। तो जबकि देखा जाए तो संवैधानिक दृष्टि से ये पूरा वायलेट करता है हमारे अधिकार का। तो मुझे खास तौर पे इस दौर में जो आज की दौर में लगातार जो नए कानून बन रहे हैं और नए कानून जो पूरा हमारे तमाम संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, या फिर अभी उत्तर प्रदेश में भी देखिए कि देश में भी देखिए जिस तरह से लेबर लॉ में लगातार चेंजेस लाए जा रहे हैं। लेबर और अभी पूरा एक तरफ तो पूरे देश में प्रवासी मजदूरों के को बेहाल छोड़ दिया पिछले बार, और उसके बाद एक लेबर लॉ भी ला दिया गया। मतलब कि कोई नैतिकता का जो मानदंड होता है कि कम से कम चलो उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, उसके साथ हमको खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं स्टेट खड़ा हो रहा है, बल्कि उसका दमन करने के लिए उतारू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में इस बहस को बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कानून ही हमारे संविधान के को वायलेट कर रहा हो, उसको जो है खत्म कर रहा हो, और लगातार जो सरकार की साजिश भी हो रही है, चाहे वो किसानों के सवाल पे, चाहे मजदूरों के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे, तो हमको इस समय पे बहस भी करना चाहिए, इस पे संघर्ष भी करना चाहिए। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और आपने जो मुद्दे उठाए हैं, आपका माइक बंद कर दीजिए। ये जो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों को लेकर मुझे लगता है कि चारों भी वक्ता बात रखे, क्योंकि ये है कि संवैधानिक दृष्टि से वायलेट क्या होता है, और संवैधानिक दृष्टि से वायलेट न होते हुए जिस तरीके के अलग लॉज लाए गए, जो कि किसानों के आंदोलन ने दिखा दिया है, और किसान रास्ते पर आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरीके के कृषि कानून हमारे हित के विरोध में है। लेकिन जब धर्मांतर का कानून आया है तो उसको लेकर केवल यूपी में ही बात नहीं, अलग अलग स्टेट में भी उसको लागू करने की कोशिश हुई है, कुछ स्टेट में लागू भी किया गया है। तो उसको लेकर इस तरीके का आंदोलन उठना जरूरी है कि नहीं? जो शाहीन बाग कोरोना के डर से उठाया गया वहां से, उसको फिर से संविधान लेकर रास्ते पर आना चाहिए क्या? जो जैसे कि अशीम दा इधर है ही, तो जो लेबर कोड की बात हुई है, और जिस तरीके से 44 कानून रद्द करके एक लेबर कोड लाया, जो हमने मिट्टी यात्रा में वो लेबर कोड जलाने की भी एक कृति करते थे प्रतीकात्मक, लेकिन आज मजदूर भी आए हैं किसानों के साथ, लेकिन ये मुद्दा नहीं बना है। तो कैसे बन सकता है, और किस तरीके से ये सामाजिक न्याय को मांगने के लिए हम लोग संवैधानिक नैतिकता का आधार लेकर इसको एक पूरा चैलेंज या चुनौती दे सकते हैं। मैं मेश्राम सर के पास से आती हूँ, वे बात रखें और फिर क्रम से आप लोग बात रखिएगा। मेश्राम सर। एक दिल्ली में स्पेशल पुलिस कमिश्नर सर है डॉक्टर सुनील कुमार गौतम, आप पहचानते होंगे। उन्होंने एक संविधान काव्य करके एक छोटी सी किताब निकाली। संविधान मूल्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने ये दोहे के स्वरूप में, जैसे कबीर के दोहे रहते थे वैसे दोहे के स्वरूप में उन्होंने संविधान काव्य लिखा। और वो संविधान काव्य में उनकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ रखना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि संविधान के बारे में कहते हैं कि तुम्हारे बेमिसाल उलझनों का मुकम्मल समाधान हूं मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं।
भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के समस्याओं का हल भारत के संविधान में है। लेकिन ये समस्याओं का हल निकालेगा कौन? ये समस्याओं का हल निकालने की जवाबदारी किन लोगों पर है? संविधान का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग कैसे हैं, इसके ऊपर सारी बातें निर्भर होती है। बाबा साहब भी कहते थे कि घटना अच्छी की बुरी, ये वो घटना का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोगों के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन आज जो हमारी स्थिति है, हम फिर मैं वही बात करूंगा कि ये 70 सालों का जो भी जर्नी है, तो सत्ता का जो यूज है, वो सत्ता का जो यूज विवेक से होना चाहिए, सत्ता का व्यापार शुद्धता से होना चाहिए। वो शुद्धता से सत्ता का व्यापार नहीं होता। तो उसके वजह से ही, जैसे लता दीदी ने अभी इसके पहले कहा कि शाहीन बाग का आंदोलन कैसे, किस तरीके से उस आंदोलन को खत्म किया गया, या फिर शेतकरी आंदोलन के बारे में सत्ता किस तरीके से बिहेव करती है, या फिर और जहां जहां न्याय की मांग होती है, उस न्याय की मांग को दड़पने के लिए सत्ता का मिसयूज भी कैसे होता है और सत्ताधारी का बिहेवियर भी कैसा होता है, ये हम सभी लोगों ने देखे हैं। मैं संविधान फाउंडेशन की तरफ से यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, और आप सभी को मालूम है कि संविधान फाउंडेशन संवैधानिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करने का काम महाराष्ट्र राज्य में करती है। और मेरी राय यह है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया है, वो संदेश है कि सब पापश करणम कुशलस्य उपसंपदा सशित परियोदपणम एतम बुद्धान शासनम। भारत में भारत के नागरिकों के प्रति, नागरिकों को एक संविधानिक सुविधाएं, संविधानिक न्याय प्रदान करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, उनकी नीतिमत्ता भगवान बुद्ध ने दिए हुए संदेश की तरह होनी चाहिए कि मैं कोई अकुशल कर्म करूंगा नहीं, मैं कोई पापाचार करूंगा नहीं, मेरी जो भी मेरा स्वचित्त रहेगा वो परिशुद्धि से रहेगा। ये तो कहने का तात्पर्य है कि इस देश के संविधान के प्रति मेरी पूरी निष्ठा रहेगी, और मैं निष्ठा से, कमिटमेंट से इस संविधान को उन लोगों तक पहुंचाने का प्रामाणिकता से प्रयत्न करूंगा। लेकिन क्या हो रहा है, हमने पिछले 8 और 9 जून 2019 को नागपुर में एक संविधान साहित्य सम्मेलन लिया था। उस संविधान साहित्य सम्मेलन में विकर सेक्शन के साथ संवाद का कार्यक्रम लिया। तो संवाद का जो स्टेटमेंट था उन लोगों का, वो स्टेटमेंट क्या था कि संविधान तो हमारे बस्ती तक पहुंचा ही नहीं। संविधान हमारे बस्ती तक पहुंचा नहीं, इनका मतलब कि ये ऐसे लोग थे जो पारधी कम्युनिटी के थे, आदिवासी लोग थे, मांगारूडी थे, वाल्मीकि थे, बहुत सारे ऐसे दुर्बल वीकर सेक्शन थे जिनको समाज के लोग अपने पास बिठाते भी नहीं। उनके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास में राशन कार्ड नहीं है, उनके पास में वोटिंग कार्ड नहीं है, उनके पास में जमीन का मालकी हक नहीं है, उनके पास में घर का मालकी हक नहीं है। फिर इन सारी प्रोविजन के बाद भी, सारे प्रावधान होने के बावजूद भी समाज का एक मेजॉरिटी हिस्सा जो है, वो आज भी इतने इतने गए गुजरे हाल में जी रहा है। और इतने गए गुजरे हाल में जीते हुए भी हमारी सरकार क्या कर रही है? हम कौन सी नैतिकता की बात करते हैं? क्या हमारे सरकार के पास में नैतिकता रही है? मेरे ख्याल से चाहे केंद्र हो या राज्य हो, मेरा अनुभव ऐसा है कि सरकार या सरकार के जो लोग हैं, वो कोई नीतिमत्ता का पालन नहीं करते हैं। वो जो शपथ लेते हैं, वो जो ओथ लेते हैं, उसका भी कोई पालन करते नहीं। वो अपने सत्ता का व्यापार सिर्फ अपने व्यक्तिगत और पक्ष निष्ठा रखने के लिए रखते हैं। सामान्य जनताओं के हितों के लिए सरकार के इस लोगों के पास में कोई वक्त नहीं है, ना उनका कोई इंटरेस्ट है। इसीलिए जैसा नितिन सर ने कहा था मेरे पहले, और उनके पहले भी एक वक्ता ने कहा था कि हमें हमारे समाज को संगठित करना होगा, मूल्यों का संवर्धन करना होगा, समाज को ऐसा सशक्त बनाना होगा कि ये समाज एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी सजग हो, सतर्क हो। और फिर जैसे हमारे जो आंदोलन खड़े होते हैं, चाहे कोई कितने भी हमारे आंदोलन को दड़पने की कोशिश किए, हमारा आंदोलन खड़ा रहेगा, हमारा आंदोलन मजबूत रहेगा, और सत्ता पे बैठे हुए लोगों को जवाब मांगेगा, और अपने अपने समस्याओं का, अपने उलझनों का समाधान भी प्राप्त कर लेगा। थैंक यू।
धन्यवाद। मैं अशिमदा के पास आती हूँ। आपने जो सवाल पूछे उसको लेकर आगे कि हमारे देश में 1970 की दशक से इतने आंदोलन खड़े हुए। उन आंदोलनों ने बाबा साहेब के मूल्य को फुले अम्बेडकरी मूल्यों को लेकर दलित बहुजन आंदोलन खड़ा हुआ। समता, समानता, स्वतंत्रता के मूल्य लेकर स्त्री आंदोलन खड़ा हुआ। बहुत सारे इशू बेस्ड आंदोलन खड़े हुए। मजदूरों का इतना बड़ा आंदोलन पहले जब मिल थे तभी हुआ, फिर बंद पड़े तभी हुआ, जब मजदूर अलग अलग असंगठित क्षेत्र के रहे तभी हुआ। आज जिस तरीके का दौर चल रहा है, 44 कानून रद्द कर देना और मजदूरों की पूरी तादाद पर उनकी उत्पादकता, उनकी उत्पादकता, उन्होंने दिए हुए सारे रेवेन्यूज इस देश के, उनको पूरा नकारना, इस मायने में आप कैसे देखते हैं अशिमदा? माइक शुरू कर दीजिए सर, आपका माइक बंद कर दीजिए। इसमें जो मुख्य जो बात है, जो मैं फिर से सभी साथियों ने कहा इसको और मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि आज के इस जब संदर्भ में जब आपने देखा कि हिंदुत्ववाद, और मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये ब्राह्मणवाद का एक नवा स्वरूप है, राष्ट्रवाद के स्वरूप में, ये अपना ही, इसका एक अपना ही विश्लेषण हो सकता है कि कैसे उच्च वर्ण एक राष्ट्रवाद के में परिणत हुआ। इसमें बाबा साहब का जो हकीकत में जो इस देश में सबसे बड़ी कमी रही है कि नई राष्ट्रवाद की सोच केवल बाबा साहब ही बोलते थे। गांधी जी से लेके वामपंथी लोग बाकी बहुत कुछ बोलते थे, पर उन्होंने कभी अल्टरनेटिव नेशनलिज्म के बारे में कभी बोला नहीं है। और हमारी कमनसी भी ये है कि हमने उस सूत्र को बाबा साहब ने जो शुरू किया था 1922 के दशक के अंदर जब ये बातें हुई, तब से जो शुरू हुई थी कि आपको अगर नई राष्ट्र निर्माण करना है, नया राष्ट्र निर्माण राष्ट्र सत्ता से नहीं आती, राष्ट्र निर्माण करने के लिए आपको राष्ट्रवाद की जरूरत है। और जो राष्ट्रवाद के अंदर, जैसे आपने कहा कि मैत्रिता का आधार नहीं होता, वो राष्ट्रवाद कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो ये जो एक दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण हमारे समाज में सब लोगों को ये था कि हम बाद में करेंगे, एक बार राष्ट्र सत्ता आ जाने दो, उसके बाद हम ये राष्ट्र निर्माण की बात को करेंगे। डॉक्टर लोहिया भी ये बात करते थे, गांधी जी अपने तरीके से कहते थे, पर एक सर्वग्राही रूप से एक नई राष्ट्रवाद के स्वरूप के रामकिशोर नाम का जो सोच है, वो बाबा साहब के और कि बहुत सारे विशेषज्ञों ने इसके बारे में लिखा, पर इसका अभी भी हमारे बहुजन समाज में भी हम लोग निजी स्वार्थ के अफर्मेटिव एक्शन पे हम जरूर लड़ बैठेंगे, पर एक नई राष्ट्रवाद को खड़ा करने में हम लोग योगदान नहीं देंगे। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये नई राष्ट्रवाद को अगर आपको करना पड़ेगा, उसका मतलब ही ये है कि आपको हिंदुत्व के सामने बहुजन सोच के अंदर आपको एक सर्वग्राही सोच को लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं। और इसीलिए सबसे बड़ी कमी है कि बाबा साहब इज नो मोर ए दलित लीडर, ही शुडंट बी ए दलित लीडर। वो हमारे नई समाज को बनाने में उनका ही, वो बाबा साहब की सोच, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए, उसका एक प्रभुत्ववाद उसके अंदर आना चाहिए। पर आप कभी भी उस पूरे पॉलिटिकल कम्युनिटी को खड़ा करना है तो दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल कम्युनिटी एक ही विचारधारा से नहीं आया। इसलिए बहुजन विचारधारा भी इन तमाम विचारों को एक नई समय के अंदर, नई सोच के अंदर इन तमाम चीजों को लाने की करनी पड़ेगी। एक बात ये, इसीलिए ये एक पॉलिटिकल कंसेप्शन की बात है, जिसको कि हम आज, आप जैसे साथी लोग हैं, हमें बैठकर इसको, एक तो पहले इसको बनाने की सोच तभी आ सकती है जब ये मान के चलेंगे कि ये बहुजन समाज इसका एक विकल्प बन सकता है। आज भी लोगों को लगता है कि बहुजन समाज विकल्प नहीं बन सकता है। मैं इस पर जरूर कहूंगा कि कोई भी समाज में, जिसे कहते हैं कि ऑप्रेस्ड होता है, ऑप्रेसर होता है, जो शोषण करने वाला होता है, शोषित होता है, तो दोनों समाज के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। जो शोषण करने वाला, उसके अंदर रिफॉर्म होता है, और जो शोषित होता है वो कभी भी खाली रिफॉर्म में नहीं मानता। ये दुनिया की नियम ही है, वो क्रांति में मानता है। उसकी क्लेम, उसकी एम्पावरमेंट, उसका जो लड़ाई है वो उससे बहुत ज्यादा है रिफॉर्म से। और इसीलिए ये तरीका, ये बहुत जरूरी है कि कभी भी परिवर्तन आया तो रिफॉर्म्स का आधार भी रहा है और क्रांति का आधार भी रहा है। इसलिए इन दोनों के सामंजस्य को देखकर हमें कोई भी एक नई रणनीति करने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 77 के दशक के बाद ये विभाजन जो हो गया, कि ये विभाजन हमारे पॉलिटिकल कम्युनिटी को बनाने के अलावा, जिसे हम कहते हैं कि क्योंकि लोकशाही प्रणाली है इसलिए इलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट, उसका एक बहुत मूलभूत आधार है,
और हमने इस चीज को देखा, और मैं इसमें कहूंगा कि काशीराम जी ने एक्चुअली, अगर हम इसको सोचेंगे तो एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में उन्होंने जो कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हमारी कम्युनिटी को, हमको एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करना चाहिए, पर वो संकीर्णवाद के स्वरूप में नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम ये है, और प्रॉब्लम को हमें डील करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स के पहले हमें पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाने की पॉलिटिक्स को करना पड़ेगा। ये हमको इसके अंदर तफावत करनी ही पड़ेगी। दिस इज व्हाट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल कम्युनिटी में बाबा साहब की, जो मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, जिसे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के एक्चुअल पॉलिटिकल डेवलपमेंट गैप कहाँ है, वो ये है कि पॉलिटिकल कम्युनिटी हैज टू प्रीसीड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी का बनाने का और पॉलिटिकल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का पार्लियामेंट में वो एक इंपॉर्टेंट है, तभी सत्ता में उसका हासिल हो सकती है। हम लोगों ने पॉलिटिकल कम्युनिटी बना नहीं पाए, हम लोगों ने जब रिप्रेजेंटेशन में पहुंच के, नेचुरली विल बी फ्रैगमेंटेड। ये हर जगह पे होता है। इसीलिए इस समय में, आज के इस संदर्भ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टास्क जो है, हम लोग सभी अपने अपने तरीके से, मैंने कहा, मैं एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ लेबर मूवमेंट की। क्यों लेबर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा? क्योंकि लेबर मूवमेंट की जो रचना हुई है, उसका नेतृत्व जो है वो पब्लिक सेक्टर वर्करों से शुरू हुआ। मैं पब्लिक सेक्टर का खुद भी लीडर रहा हूँ और हूँ आज भी। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पब्लिक सेक्टर का जो लीडर जो बेस बना है, वो कभी भी वो एक पेट्रनेज के थ्रू ही बना है। चाहे आप कितना भी बोल ले, उस पर कितना भी लाल झंडा लगा दे, पब्लिक सेक्टर नहीं बना होता तो पब्लिक सेक्टर वर्कर नहीं बना होता। और जिस दिन पब्लिक सेक्टर बना, तब तक हम स्टेट के पेट्रोनेज में आ ही जाने वाले। पॉलिटिकल नेगोशिएशन का कभी भी हम लोगों ने लेबर मूवमेंट का नेगोशिएशन होना चाहिए, वो कभी सोचा ही नहीं। इसलिए वो सीमित रहा, जैसे रिजर्वेशन के मामले में सीमित हो गया बहुत सारी चीजें। इसलिए ये स्टेट की या ब्राह्मणवाद की जो सोच है, कनिंगनेस ऑफ, जिसे कहते हैं ना, तो ब्राह्मणवाद की, वो हर बार अपने आप को पुनर्जीवित करता है बाय क्रिएटिंग पेट्रोनेज। और वो पेट्रोनेज जब तक करता रहेगा और हम उसके अंदर अपने अंदर घुस जाएंगे, द मूवमेंट विल गेट डिफाइंड। हमें पहले पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाने की जो सोच को, उसके मूवमेंट को, उस सोसाइटी को निर्माण करने में, फिर से राष्ट्र निर्माण पहला, उसके बाद हम उसके अंदर, और राष्ट्र निर्माण का मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसको आज के समय में मैं पॉलिटिकल कम्युनिटी के हिसाब से कहना चाहता हूं कि वो एक हमारी जो मैत्रिक, और वो संगठनिक रूप से हो सकता है, वो केवल मॉरलिटी के रूप से नहीं हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्शियसनेस होना चाहिए। वो एक संगठन के ढांचे के अंदर, जो कैसे बनाएंगे, मेरे पास कोई सीधा रास्ता होता तो मैं ही आप लोगों का नेतृत्व कर लेता, पर वो मेरे पास नहीं है। मैं आप सब लोगों के संवाद से इस चीज को खड़ा करके इस सोच के अंदर अपना भी योगदान देना चाहता हूं। और मैं समझता हूं इस सोच को हमें उसको खड़ा करने की जरूरत है। उसके बाद हम जिसे कहते हैं चुनाव राजनीति के अंदर, जरूर उस पर हमें भागीदारी देनी पड़ेगी, पर उसके आधार पर अगर हम ये बनाने जाएंगे तो हम ये बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा अनुभव ये 1977 के बाद का अनुभव है। 1977 को टर्निंग पॉइंट, सुनीलम जी यहाँ है, हम लोग उसके सब उपज है। हम ही लोग मिस कर गए ना उस चीज को। सबसे बड़ा मिस कौन कर गया? जो आरएसएस की सोच एकदम गांधी जी की हत्या के बाद छोटी सी होगी, सरकार समाज ने उसको स्वीकारा नहीं, 77 को यूज करके वो प्रभुत्व में आ गए आज। और हम लोग जो समाजवादी और विचारधारा के जो लोग थे, जो एक तरीके से पूरे राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर अभी तक उसका योगदान रहा है, वो आज साइडलाइन हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ही संवाद के अंदर और हमारे ही बनाने में की प्रक्रिया में कहीं उस त्रुटि को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम बहुजन संवाद को और बहुजन संगठन को फिर से पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। ये मेरी एक सोच रही है, और इसको मैं इसी मुद्दे पर अंत करना चाहूँगा। तो ये बात आपने जो रखी है वो है दोनों तरीके से, यानी हम लोगों ने भी देखना चाहिए कि हमारे बीच में किस तरीके की खामियां है, और हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी उसकी बात उठानी चाहिए, केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के तहत ही नहीं। तो उसको अगर लाना है तो ऑर्गेनाइजेशनल, या जिन आंदोलनों को हमने खड़ा किया उनका पहला बेसिक स्ट्रक्चर कैसे था, क्या वो सचमुच इस तरीके से प्रतिनिधित्व दे रहा था, या फिर वो चेहरे बन गए थे जो सचमुच वंचित बहुजन थे। अगर वो नहीं थे तो उसके ऊपर भी सोच करनी चाहिए। बहुत महत्व की बातें रखी है। इसी को लेकर मैं आती हूँ आपके पास डॉक्टर नीतीश नवसागरे, जो आपने भी बात रखी थी कि किस तरीके से आज हमने पॉलिटिकली इसको देखना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के तहत अम्बेडकर जी का जिस तरीके से कहना था
जिसको लेकर आपने बात छेड़ी कि गांधी जी और अंबेडकर जी में जो अंतर था, वो अंतर अंतर इसी तरीके से था कि एक पूरा कौन से मॉरलिटी को हम मानेंगे, वो मेजॉरिटी जो मॉरलिटी है उसको मानेंगे या फिर जो बहुजनों की मॉरलिटी है उसको मानेंगे। डॉक्टर नीतीश ना सर। मेरे ख्याल से असीम भाई ने जो रखा है बात, मैं उससे बहुत एग्री करता हूँ। और बात ये है कि जिससे हम आगे ले जाना चाहते हैं कि बाबा साहब जिस बात को कह रहे थे कि मेजॉरिटी जो है वो हमेशा माइनॉरिटी को मैनिपुलेट करता है, पैट्रोनाइज करने के हिसाब से एक तरह से करता है। उसे ग्राम्स्की हेजेमोनी कहता है, जिस तरह से कर लेना जो कल्चरली होता है और पॉलिटिकली भी होता है। और वही बात जो है हम कहते हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट बात असीम जी ने रखी जो थी कि पब्लिक सेक्टर जब पैदा होता है उसमें से पब्लिक सेक्टर का लेबर पैदा हुआ और फिर उसकी लेबर यूनियन पैदा हुई, तो वही जो पैट्रोनाइजिंग है वो पब्लिक सेक्टर से ही होता है। अगर स्टेट के पैट्रोनाइजिंग और फिर वो रिवोल्यूशन के बाद फिर वो पूर्ण चेंज के संपूर्ण परिवर्तन के बाद नहीं हो सकती है। अब बात यह है कि आज हम 2020 में जब खड़े हैं और जब देखते हैं तो ना लेबर के हाथ में कुछ है, ना किसान के हाथ में कुछ है, ना दलित के हाथ में कुछ है, ना आदिवासी के हाथ में कुछ है, ना माइनॉरिटीज के हाथ में कुछ है। तो ये जो छोटे छोटे तबके जो सब साइड ट्रैक हो गए। और कल का रिपोर्ट ये था कि हम अभी मिडिल क्लास से पॉवर्टी लाइन में नीचे आ गए हैं, हमारा मिडिल क्लास और खत्म होते जा रहा है, बेरोजगारी युवक के हाथ में कुछ नहीं है। तो जिस बात को हम कह रहे थे कि मेजोरिटी इज ऑफ द हैव नॉट्स इवन नाउ, नहीं है जिनके पास नहीं है उन्हीं लोगों की मेजोरिटी आज भी है। बात यह है कि इन्हें हम किस तरह से इकट्ठा जोड़ते हैं, इन सवालों को हम किस तरह से इकट्ठा लेते हैं। यादव जी ने जो बातें रखी थी वो बातें और शायद लता दीदी ने वही कहा था कि हम उनको उसे एड्रेस करना जरूरी है। लव जिहाद का कानून बना और लव जिहाद का कानून इस तरह से बनता है कि वो ये कहता है कि अगर लड़का इन्वॉल्व है तो वो यानी कन्वर्जन करते हो और जो करा के लेता है 3 साल की पनिशमेंट है, इन्वॉल्व हो तो 5 साल की पनिशमेंट है, और पूरे के पूरे परिवार को वहां अरेस्ट किया जाएगा और सबको वहां आरोपित किया जाएगा। या फिर अभी कहते हो कि अगर आप कहते हो ट्वीट करते हो कि ऑक्सीजन की कमी है तो आपको एनएसए के अंदर डाल दिया जाएगा, या फिर और कुछ नए कानून बना दिए गए कि जहां आपकी पूरी संपत्ति जो है वो फोरफिट कर दी जाएगी। अब ये तो अपरेंटली इनजस्टिस है और ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। बात ये होती है कि बाबा साहब ने जो कहा था कि इन डेमोक्रेसी इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर यू हैव टू यूज कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो है वो है हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाए और कहे कि ये गलत हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि जिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जाते हो वो हम 370 के रिपील के बाद आज तक कहते हैं कि हम सुनेंगे हेबियस कॉर्पस की पिटीशन आराम से। जब हाई कोर्ट में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में जब सुमोटो ऑक्सीजन की बात ली जाती है तो कहते हैं कि आज ऑक्सीजन नहीं, कोई बात नहीं, हम ट्यूसडे को सुनेंगे, तब तक लोग सांस ना ले। तो ये जो कानून बन रहे हैं ये कानून अपरेंटली इतने इलीगल है कि आप उसे एक इसमें खत्म कर सकते हो। यानी आप मुनवर फारूकी की केस आप ले सकते हो कि जिस इंसान को जिसने जो किया ही नहीं उस पे से अरेस्ट कर दिया गया, उसे अरेस्ट करने के बाद उसे बेल नाकारी गई। फिर जब हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट में पुलिस ने कहा कि हमारे पास केस डायरी नहीं है। अब पुलिस स्टेशन ये रोड के हाईकोर्ट के ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड इट वाज अ पुलिस स्टेशन। तो कोर्ट ने कहा ठीक है 4 दिन के बाद केस डायरी लेके आइए, यानी यू आर डिसाइडिंग अ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन एंड यू गिव टाइम टू द पर्सन टू द पुलिस टू यू कैन गेट द केस डायरी आफ्टर 4 डेज। वहीं उन्होंने डांटना चाहिए था कि केस डायरी के सिवा बेल पिटीशन हियर नहीं होती, आप क्यों पुलिस केस डायरी क्यों नहीं लेके आए, अभी लेके आइए। सो अर्नब गोस्वामी के समय आप सुन सकते हो, संडे को आप सुन सकते हो, लेकिन मुनवर फारूकी को सुनोगे नहीं, ऑक्सीजन की बात सुनोगे नहीं। मेरी बात मैं कह रहा हूं कि यहां who has failed the nation, it's not the right wing only but all those people who are holding constitutional positions, they are not honest with the constitution, they have failed the nation। ये जो आज की परिस्थिति आई है, ये परिस्थिति आती इसलिए है कि जो लोग संवैधानिक पोजीशंस में हैं वो लोग संविधान के साथ ईमानदार नहीं है। तो हमारा इलेक्शन कमीशन क्यों आज अगर हैदराबाद मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि यू हैव डन अ क्रिमिनल एक्ट ऑफ मर्डर, आपको इलेक्शन इस तरह से लेने की जरूरत नहीं थी, ये हाईकोर्ट जज कह रहे हैं।
हमारा इलेक्शन क्यों ना हो, हमारे जजेस क्यों ना हो, या हमारे और बाकी के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस लेने वाले होल्ड करने वाले लोग क्यों ना हो, ये जो लोग हैं इन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को फेल किया है। तो एक बात तो ये होती है कि हम जो दबे कुचले लोग हैं ये हमारे आंदोलन खड़ा करें, हम इकट्ठे आए और हम कुछ कॉमन इश्यूज पे काम करें और एक नए राष्ट्रवाद के निर्माण करें जो संविधान के समता स्वतंत्र बंधुभाव पे आधारित हो। और दूसरी बात ये होता है कि संविधान ने जो स्ट्रक्चर दिया है उस स्ट्रक्चर का सिर्फ उपयोग ही ना करें तो वहां हम सवाल करें। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक हमें जवाब नहीं मिलेंगे। नहीं तो होता ऐसे है कि जो चल रहा है जो ठीक चल रहा है, तो यादव भाई हमारे वहां लड़ रहे हैं जमीन पर, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कानून और रोज बनाए जाएंगे। सीए के कानून बने, जब सुप्रीम कोर्ट में ले गए तो सुप्रीम कोर्ट उसको हियरिंग नहीं देती है, सुन नहीं रहे, और जिस बात पे हियरिंग दी तो वहां बंद लिफाफे में जो कुछ आया गया उसे सुन लिया गया, आगे वाले को सुना ही नहीं गया। तो इन बातों को हमें कहना चाहिए कि ये गलत हो रहा है और ये जो है दिस आर मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। में एक या दो इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि इसके हस्बैंड और वाइफ का कोई तो भी झगड़ा है और उस पर से आप डिसाइड करो। दिस आर मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वेयर we have no other option but to go to the court, and the court is criminally irresponsible. It's not irresponsible, it is criminally irresponsible. So we have to question these people outrightly. और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये बदलेगा नहीं। मीडिया तो पूरी तरह से बिक चुका है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को यूज करना होगा और अगर काम नहीं करते तो उन्हें सवाल करना ज्यादा जरूरी है। शायद तभी हम इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है ये ज्यादा इन्वोक करे, क्योंकि हिम्मत कैसी होती है कि यहाँ आने बाद लोग कहे कि हिंदू राष्ट्र है। संविधान से जो जीत के आते हैं वो लोग खुद की कम्युनल आइडेंटिटीज को इस तरह से अगर करते हैं, असर्ट करते हैं, ये हिंदू नेशन है ऐसा कहने की बात करते हैं, तो आपको उनको सवाल पूछना जरूरी है। और ये सवाल एट द रिस्क ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू कीप ऑन आस्किंग इट। मैं इतना कह के अपनी बात रखता हूं, धन्यवाद। बहुत महत्व के मुद्दे आए हैं, इसको लेकर बहुजन समाज में आगे भी बहुत चर्चा होनी चाहिए और वो मुद्दा बिल्कुल राजीव जी के पास आकर रुकता है, क्योंकि ये बात हो जाती है कि हिंदू राष्ट्रवाद बनाम बहुजन राष्ट्रवाद, जो कि असीम जी ने भी रखी बात, नीतीश जी ने भी रखी, और संविधान को लेते हुए कौन से मूल्य हो सकते हैं, क्या धम्म के मूल्य भी उसको हमें नीति निर्देशक के तहत हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लेकर बात हुई है। तो ये जो चुनौतियां हैं इसको राजीव जी आप कैसे देखते हो, क्योंकि धर्मांतर वाला कानून तो हर एक जगह पे आ चुका है, सीएए, एनआरसी, एनपीआर वाला कानून उसी समय लागू होता है, और लव जिहाद वाली जो बात है उसको लेकर अगर हम देखें तो हम लव आजाद कहे भला, लेकिन उसको लेकर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कोर्ट में किसी भी तरीके से माना नहीं जा रहा है, और ऑनर किलिंग के कितने सारे ऐसे मसले वैसे ही पड़े हैं जैसे कि डॉक्टर नीतीश नवसागरे ने कहा। राजू जी। शुक्रिया लता जी। देखिए सभी साथियों ने बहुत ही विस्तार पूर्वक इस बात पे कहा है, और मेरी जहाँ तक मैं एक इस समय एक इसका अध्ययन करता है के रूप में ही मैं हूँ जो है, क्योंकि आप लोगों ने जिस स्तर पे इसको व्याख्यायित किया है, लेकिन लगातार जो देखा जाए कि जो संवैधानिक पूरा नैतिकता का सवाल है वो का हर जगह देखिए तो पूरा ब्राह्मणवाद जो है, मनुवाद जो लगातार अपनी नीतियों को लगातार थोप रहा है। अब जैसे कि मैं बात करने में उसमें मैं भूला भी जो है इस बात को लेकर कि जो लव जिहाद का ही कानून है, अगर देखा जाए उसको कहा जाता है कि वो मुसलमानों के लिए पॉपुलर टर्म में देखा जाए तो बनाया गया, लेकिन अगर उसको लव जिहाद के कानून को अब अंदर जाके देखिए तो उसमें क्या है कि अगर कोई गैर दलित धर्मांतरण करता है तो उसको जो है कम सजा है और कम उसके ऊपर हट जाना है पैसे का जो है, लेकिन वहीं पर अगर कोई दलित या एससी या एसटी करता है तो उसके ऊपर ज्यादा सजा है का प्रावधान है और ज्यादा उसको हटाने का भी प्रावधान है। तो मतलब कि मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो साफ तौर पर चाहे वो सीए एनआरसी का सवाल हो, चाहे बड़े पैमाने पे सवाल हो, कि आज की डेट में जो हमारी जो किस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान की बात कही उसमें हमारे जो राइट्स हैं, कई बार उन राइट्स को हमको खुद उनको उठाने में लगता है कि हम जैसे कोई अपराध कर रहे हैं। जैसे अभी हम बात करें, अगर जैसे हमारे बीच में भीमा कोरेगांव की बात हुई या फिर यूएपीए की बात हुई, अभी हम इस कोरोना युग में अगर हम अपने प्रिजनर्स के राइट्स का बात करें जो है,
तो जैसे लगता है कि लोग प्रिजनर की राइट की बात करने लगे तो लोगों को लगेगा कि ये तो आप उन अपराधियों का साथ देना चाहते हैं या आप उन गुनाहगारों का साथ देना चाहते हैं। लेकिन जो उस प्रिजनर राइट को न दे करके जो पूरा का पूरा वायलेशन कर रहे हैं लगातार जो है, अभी मैंने देखा कि यहाँ पर दिल्ली में भी जो है खालिद सैफी या तमाम ऐसे लोग जो कि उनके बारे में खबरें आई कि उनको इस कोरोना युग में वो बीमार हैं, तो लगातार उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले हम लोग को माने कि इस बात को जो लगातार हमारे वरिष्ठ साथियों ने बात को कहा कि जो संवैधानिक मूल्यों को लेकर हमें निचले स्तर पर उसको अपनी जो बहुजन आवाम है उसमें भी उसको इस बात को कहना पड़ेगा कि जो वो ये मांग कर रहा है ये कोई गुनाह नहीं है बल्कि उसका वो राइट है। और इसी लिहाज से फिर हम किसी सरकार के द्वारा जो बनाए जा रहा है लगातार कानून है जो मनुवाद और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं या उनके खिलाफ हम उनको संगठित कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा अभी देखिए जैसे नागरिकता वाला जो पूरा सवाल है, नागरिकता वाला सवाल भी इसी तरह का सवाल है जिससे लगता है कि वो और सिर्फ मुसलमानों के लिए लाया गया। उसको लेकर जो बड़ी आबादी है जो कि जिसके पास भूमि नहीं है, जिसके पास आइडेंटिटी नहीं है, उसको भी वो जाके संघ के खेमे में खड़ा हो गया। या फिर मुझे लगता है कि आज की डेट में जैसे हमको सिर्फ और सिर्फ अपना सिर्फ नारा और नेतृत्व को भी बचाने की आज की जरूरत है इस संवैधानिक नैतिकता को बचाने के लिए। जैसे अभी मैं कहूं कि जैसे हम जब बात करते हैं जातिगत जनगणना की संख्या जितनी जिसकी भारी हो उसकी उतनी हकदारी हो, जमीन पे हकदारी हो, जैसे लगता है कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं। हमारा ये डिमांड जैसे लगता है कि किसी से हम छीनने की बात कर रहे हैं जबकि हमारा ये अधिकार है। तो मुझे लगता है कि जो संवैधानिक मूल्यों को, नैतिकता को हम जितना स्तर पे आम जन में हम उसको बता पाएंगे और उसके आधार पे हम लामबंद कर पाएंगे, तभी हम इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ पाएंगे और हम सरकार जो इस तरह की जो मनुवाद ब्राह्मणवाद को पनपाने वाली सरकारें उनके खिलाफ भी खड़े हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुनीलम जी को बुलाती हूँ और जो मुख्य मुद्दे उठे हैं आज कि राष्ट्रवाद को लेकर की बात उठी है उसको हमें बहुत मद्देनजर रखना पड़ेगा कि क्या हिंदू राष्ट्रवाद बनाम बहुजन राष्ट्रवाद इसको हमने अभी सोचना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात की, संवैधानिक नैतिकता की बात और हम जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं उसको लेकर हम लोग आगे किसान आंदोलन के जरिए भी हम कैसे देख रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अभी क्या क्या बातें जाहिर की है। तो डॉक्टर सुनीलम जी बात रखेंगे और फिर हम उसके बाद समापन करेंगे। डॉक्टर सुनीलम जी। जी बहुत धन्यवाद लता जी। मैं पूरी डिबेट को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये बहस तो देश की राज्यसभा में होनी थी, अगर लोकसभा में नहीं हो सकती है तो। मैं 10 साल एमएलए रहा, वहां विधानसभा में तो कभी इसकी चर्चा मैंने सुनी ही नहीं। पार्टियों के कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी ये चर्चा नहीं सुनी। अब जो जितने महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें उभर करके इस पूरी चर्चा के अंदर आए हैं तो हम लोगों की तो जो सीमा है वो यही है कि बहुजन संवाद के अंदर जो है बहुजन राष्ट्रवाद बनाम जो है हिंदू राष्ट्रवाद को लेके चर्चा कर ले या जो है हु इज रिस्पॉन्सिबल जो है जो बात अभी कह रहे थे डॉक्टर साहब उसको लेकर के हम लोग बातचीत करते हैं कि हु फेल्ड दिस नेशन। तो हम लोगों की तो अपनी सीमा है, लेकिन मुझको ये लगता है कि बहुजन संवाद के माध्यम से जो मुद्दे दर्शकों के पास में जा रहे हैं उसका जरूर असर होगा और इन बातों के ऊपर चर्चा हम लोग अपने बहुजन संवाद में तो करेंगे, लेकिन जब भी स्थिति सुधार होता है स्थिति में तो हम लोग ग्राउंड के ऊपर भी मिलकर के बहुत एक्टिवली काम करेंगे। ये मैं कह सकता हूँ। मेरा काम क्योंकि एकदम अलग है। आज का जो है जो बातें आज को लेकर के मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ उसके बारे में मैं कहूँगा। मुख्य तौर पर हमारे जो साथी चले गए हैं, रोज एकता है कि आप अगर देखेंगे तो सब लोग कम से कम 20-25 ऐसे साथी होते हैं। उन सब की तो चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन वसीम अहमद थे हम लोगों के एक जनता दल के समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अलीगढ़ियन थे और
जो है वो काफी सक्रिय थे, वीपी सिंह जी के काफी करीब थे। उनका इंतकाल उनका हो गया है। जगदेव बाबू यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री भी थे, समाजवादी भी थे, यहाँ पे मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रभारी भी थे। उनके साथ ये दोनों ऐसे साथी थे जिनके साथ में मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता रहा, राजनीतिक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। उनका देहांत हुआ है। अरुंधति जी के पिताजी का भी देहांत हुआ है, कथाकार विशेश्वर जी का भी देहांत हुआ है। बहुत लंबी सूची है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये है कि मद्रास के हाई कोर्ट ने अगर ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए, तो मैं सोशल मीडिया के अंदर जो देख रहा हूँ वो सब लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तो ठीक है, लेकिन जो लोग इस समय सत्ता के अंदर बैठे हैं, विशेष तौर पर जो नरेंद्र मोदी हैं और जो अमित शाह हैं, उनके ऊपर हत्या के मुकदमे चलाए जाने चाहिए, क्योंकि वो दोषी हैं कि उन्होंने समय से कोई भी इंतजाम नहीं किया। वो अपनी सत्ता तो उनकी पूरे देश के अंदर चली रही है, लेकिन एक और राज्य के अंदर सत्ता आ जाए तो वो एक तरीके का मोनोपोली जो है वो अपनी देश के अंदर बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने जो है एक आपराधिक लापरवाही की है और पूरे देश को जो है वो ऐसे मुहाने पे खड़ा कर दिया है कि अब कटोरा लेके पूरी दुनिया के अंदर जो है आप जा रहे हैं ऑक्सीजन मांगने के लिए। कह रहे थे कि न्यू इंडिया बनाएंगे जिसमें ऑक्सीजन के अंदर की भी आत्मनिर्भरता नहीं है, और आत्मनिर्भरता को लेकर के अब जो सोशल मीडिया पे लोग दिखा रहे हैं कि सब अपना अपना सिलेंडर लेकर के स्ट्रेचर के ऊपर घूम रहे हैं, ये आत्मनिर्भरता दी है। और आज का तो मतलब जो आया है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें जिस तरीके से नोटबंदी के समय लाइनें लगी थी, उस तरीके से लाशों की लाइनें जो है वो लगी हुई हैं, और वही सबसे ज्यादा जो है इस समय सोशल मीडिया के ऊपर वो वायरल हो रहा है। तो यही देश बनाने के लिए क्या आजादी की लड़ाई लड़ी गई, या इसी देश को बनाने के लिए क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये संविधान का निर्माण किया? तो बहुत ही ज्यादा एक ट्रेजिक पूरी स्थिति है। इस बीच में जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा है, संयुक्त संघर्ष मोर्चा का आज 151वां दिन है, और आपको मालूम है कि ऑपरेशन क्लीन चलाने की तैयारी के अंदर केंद्र सरकार है, और कोरोना की आड़ के अंदर वो ये सब करना चाहते हैं। लेकिन अभी बहुत बड़ा ये हुआ है कि इस समय से सभी बॉर्डर से बड़े पैमाने पर वॉलंटियर्स निकल करके, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनको हम लोग अतिथि श्रमिक कहते हैं लेकिन प्रवासी श्रमिक उन्हें कहा जाता है, उनके खाने पीने का इंतजाम वहीं पर जाकर के जहां पर उनको जरूरत है, ये संयुक्त संघर्ष मोर्चे के लोग कर रहे हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चे के जो डॉक्टर्स की टीम है, जो मेडिकल टीम है, वो पूरे दिल्ली के अंदर यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जाकर भी जो है लोगों को मदद करने का काम कर रही है। तो ये एक नया मोड जो है वो एक्शन का संयुक्त संघर्ष मोर्चे का जो है संयुक्त किसान मोर्चे का वो दिखलाई पड़ रहा है। और जो आज प्रेस नोट 151वें दिन जारी किया, उसके अंदर हम लोगों ने ये बात साफ की है कि आप कोरोना के आड़ के अंदर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम लोग अपनी तरफ से जो भी हम लोगों को प्रिकॉशन लेने हैं वो सब हम लेने का काम हम ये कर रहे हैं। तो मैं यही साथियों से कहना चाहता हूं। अब तो हमारे नीति आयोग के एक सदस्य जो हैं ना, डॉक्टर पॉल, उन्होंने तो कहा है कि अब घर पर भी आपको मास्क लगाना है। अब घर के अंदर भी पता नहीं, हो सकता है थोड़े टाइम में जैसे अभी 1000-2000 रुपए का मास्क का जुर्माना बाहर के लिए लगाया है, वैसा घर के अंदर भी कर सकते हैं कि पुलिस वाले घर में घुस जाए और कहें मास्क नहीं लगाया और आप 1000 रुपए दो और 2000 रुपए दो। इस तरीके की स्थिति भी आ सकती है। मतलब सरकार अपनी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तो अपना जो है वो कहते हैं बंद करके चल दिए। वो तो 8 तारीख से ही उन्होंने कहा कि जो है पहले उनकी छुट्टी बाद में होने वाली थी, जो है वो तो उन्होंने उसको प्रीपोन कर दिया है। तो वो तो अपना मतलब बिस्तर उठा करके चल देंगे, लेकिन पूरे देश को ये झेलना है यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे कि कोर्ट्स की भी अकाउंटेबिलिटी कुछ होनी चाहिए, उसकी बात कर रहे थे। तो ये इस तरीके से है कि लोगों को एक पूरी तरीके से असहाय छोड़ दिया गया है। और ऐसे समय के अंदर जो बात कल सामाजी भगत कह रहे थे कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही, एक दूसरे को मदद करके ही, एक दूसरे का कुशल क्षेम का पता लगाते हुए ही जो है हम लोगों को ये जो संकट का समय है इसको पार करने का काम करना है। बहुजन संवाद इस पूरे संकट के समय में आपको बौद्धिक खुराक देने का प्रयास कर रहा है कि आप ऐसे समय में भी आप सोच पाए, समाज के बारे में सोच पाए, क्योंकि जब संकट आता है तब व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोच पाता है। बहुत ज्यादा होता है तो अपने परिवार के बारे में सोच पाता है।
आज जब डॉक्टर जीजी पारेख जी से, जो 97 वर्ष के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ये हो रहा है कि भाई आप सब चीजों को बंद कर दो, तो वो बात YMC के अंदर भी चली होगी, यूसुफ मैरी सेंटर के अंदर, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी समाजवादी जो है वो ऐसा कैसा कर सकता है कि वो ये सोच ले कि मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं सामाजिक काम को या जो मेरी सामाजिक सक्रियता है मैं उसको समाप्त कर दूं। तो ये उनका भी बहुत बड़ा संदेश है कि वो ठीक है, हमारा जान खतरे में है, जो भी जाएगा वो खतरे के अंदर पड़ेगा, लेकिन हमारे को एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये अगर मैं कहूँ कि हमारा ये नैतिक दायित्व है समाज के प्रति, कि जिस समाज के अंदर हम पैदा हुए हैं, हमारा दायित्व केवल अपने परिवार के प्रति नहीं है, समाज और देश और मानवता के प्रति भी है। तो ठीक है, हम सावधानियां सब बरतेंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। धन्यवाद सुनीलम जी। आज मैं सबका धन्यवाद करती हूँ जो आज हमारे साथ जुड़े, और मैंने जैसे ही आपको नोट भेजी, आप लोगों ने भी अगुवाई करते हुए ये बहुत बड़ा समर्थन बहुजन संवाद के लिए रहा है। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मेश्राम जी का, असीम रॉय जी का, डॉक्टर नीतीश नवसागरे जी का, राजू यादव जी का और डॉक्टर सुनीलम जी का शुक्रिया करती हूँ। और मुझे कल का जो संभाजी की ही 2 लाइनें याद आ रही है, भीमा पुतळ्यातून बाहेर ये बाबा। तो भीम अभी मूर्ति से तुम बाहर आ जाओ और किताबों से भी बाहर आ जाओ, और भीम को अभी रास्ते पर लाने की जरूरत है। और अगर भीम को जब रास्ते पर लाएंगे तो जैसे लोहिया कहते थे कि अगर सड़कें वीरान होगी तो संसद आवारा होगी, तो संसद आवारा बन चुकी है लेकिन सड़कें वीरान नहीं है। और वो हमारे लिए बहुत आशादायी चित्र है कि सड़कें वीरान नहीं है, और इसलिए बहुजन संवाद के द्वारा ये संवाद चलता रहेगा। कितने भी खतरे आए, उन्होंने फेसबुक पर हमारे शेयर रोक दिए हैं, वो बाकी काफी सारी चीजें वो करने लगे हैं और वो होना था, लेकिन इसके बावजूद भी बहुजन संवाद चलता रहेगा। कल हम फिर से मिल रहे हैं। अभी जनधन योजना में जिस तरीके का भ्रष्टाचार चला और बैंक के तहत, स्टेट बैंक के तहत लोगों से लिया गया पैसा उनको वापस न देते हुए जिस तरीके की पूरी इवन जो PM फंड है, वो PM फंड खुद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन PM फंड लोगों का फंड है, ये नहीं समझ रहे। उसको लेकर कल हम बातचीत रखेंगे बहुजन संवाद में। हमारे साथ जो फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, आज हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और नैतिकता की बात की, मॉरलिटी की, कल हम लोग फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं इस देश में, उनको सबको बुलाने वाले, जिसमें विश्वास उडगी जी, कॉमरेड विश्वास उडगी जी, कॉमरेड एन शंकर जी जुड़ेंगे, और जो फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का काम करते हैं वो, और IIT से आशीष जी, ये 4 लोग हमारे साथ होता करके होंगे। और कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जिंदाबाद। जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, उलगुलान जोहार, जय संविधान, जय समाजवाद और सतरंगी सलाम।